हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स प्रीलिम बूस्टर वीकली नाम की सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस वीकली सीरीज में हम एक सप्ताह में इंपॉर्टेंट रहे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ऑलरेडी हमारा इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हमने 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक के इम्पोर्टेंट करंट की घटनाओं को कवर किया था, जिसमें हमने पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन को भी कंपाइल करने की कोशिश की थी। बट आप में से कई सारे बच्चों के कुछ डाउट्स रह गए थे। कुछ डाउट्स इस तरीके से कि सर, जो हम 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स यानी कि 5 जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या हम इसको केवल 1 अक्टूबर 2021 के करंट से 31 मई 2022 के करंट तक ही कवर करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। हम आपको 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर कराएंगे। अभी हम आपको 1 अक्टूबर से कवर करा रहे हैं ताकि आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यहाँ पे कवर हो जाए। बट 1 जनवरी 2022 से हम आपको जनवरी से लेके यानी कि जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक यानी कि पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स अपने 20 दिनों में कवर करा देंगे। ठीक है, हालांकि बीच बीच में अभी से ही क्लासेस आने लगेंगी, लेकिन आपको हम 20 जनवरी के पहले पहले पूरा का पूरा 12 महीने का करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से रिवाइज करा देंगे। ठीक है, कारण ये भी आप समझिए, क्योंकि जब हम अक्टूबर से कवर कर ही ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा? जनवरी बचा, फरवरी बचा, मार्च बचा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 3, 6, 9 महीने, केवल 9 महीने का हमें करंट कवर करना है। और 9 महीने का करंट आपको हम 9 दिन में कवर करा देंगे, एक वीडियो में, 2 वीडियो में, जिस हिसाब से सुविधा बनेगी वीकली के हिसाब से, वैसे ही हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, और रही बात, जब हम आपको करंट कवर कराएंगे 2021-2022 के प्रीलिम के लिए, तो आपको तो लगेगा कि ये करंट आपका 2021 से ही कवर हो रहा जनवरी से, लेकिन हम इसमें 2020 की जनवरी से लेकर 2020 के दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट और आर्टिकल रहे होंगे, यानी कि जिन पे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे हो सकता है 2022 में ही पूछ ले, उनको भी हम कंपाइल कर देंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका एक ही सा मतलब यही है कि आपको इन क्लासेस के अलावा करंट अफेयर्स की ना तो कोई आपको मैगजीन पढ़नी है, ना ही आपको कहीं की कोई क्लास देखनी है। और सबसे बड़ी बात है, इन करंट की क्लासेस से आपका लगभग 60% ट्रेडिशनल पोर्शन कवर हो जाएगा। ट्रेडिशनल जो हम ऑलरेडी आपको जीएस में कवर कराते हैं, जो हम ऑलरेडी आपको साइंस टेक में कवर कराते हैं, जो हम आपको ऑलरेडी इकोनॉमी में कवर कराते हैं, या एनवायरनमेंट में कवर कराते हैं, या इंडियन पॉलिटी में कवर कराते हैं, वो सब इसमें भी कवर हो जाएगा। तो आपको चीज़ें काफ़ी सहज लगेंगी और बार बार आप चीज़ों को जब रिवाइज करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है हमारी करंट की क्लासेस की जो प्रासंगिकता है, या कहें जो इसकी महत्ता है, वो क्या है। तो आप हमारी प्रीवियस करंट की क्लासेस उठाकर देख लीजिए, यानी कि 10 अक्टूबर के पहले तक की क्लासेस देख लीजिए। 15 सितंबर तक जो हमने भेजी थी क्विक फास्ट मोड रिवीजन में, उन क्लासेस से जो भी 30 क्वेश्चन यूपीएससी ने करंट में पूछे हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्हीं क्लासेस से आए हैं। और जो आउट हैं क्वेश्चन, तो वो ना तो मेरी एकेडमी से पूछे गए और ना ही किसी अदर मैगजीन से। तो आप ये मानकर चलें कि केवल और केवल अगर आप यही क्लासेस कवर कर लेंगे तो इसके अलावा आपको कहीं कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। तो अब अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहली हमारी जो क्लास है वो है क्रायोजेनिक इंजन को लेकर। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है या सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, हम इसको पढ़ें इससे पहले थोड़ा सा हम साइंस टेक का बेसिक आपको यहाँ पे बता देते हैं। बेसिक क्या है? आप जानते हैं कि हमें किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए एक रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो रॉकेट होता है, उसको स्पेस में जाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो उस रॉकेट में 2 टाइप के फ्यूल
आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, जिनको हम बोलते हैं सॉलिड फ्यूल और जिनको हम बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। इतनी सामान्य जानकारी आपको पता है कि ठोस ईंधन और तरल ईंधन, ठीक। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? सॉलिड फ्यूल में ऑक्सीडाइजर और जो आपका मेन फ्यूल होता है वो दोनों मिक्स होते हैं एक साथ, अर्थात उनको जलाने के लिए आपको बाहर से ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कहें आपको एक अलग चैम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लिक्विड जो फ्यूल होता है इसमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का चैम्बर अलग अलग होता है, अर्थात हमें जितना फ्यूल जलाना होता है उतना ही हम ऑक्सीडाइजर का डोर ओपन करते हैं और उतना जलाने के बाद हम अपना काम चला लेते हैं। समस्या इन दोनों में क्या है? इन दोनों में समस्या ये है कि जो सॉलिड वाला है तो ये एक बार अगर जलना शुरू हुआ तो इसको बंद करना मुश्किल है, ठीक। लेकिन ये जो लिक्विड फ्यूल है इसको हम कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट चैम्बर तो दोनों के लिए चाहिए ना। रॉकेट तो होता ही छोटा है, मतलब या तो आपका 4 स्टेज का PSLV हो जाएगा या 3 स्टेज का आपका GSLV हो जाएगा। PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, ये आप साइंस टेक की सीरीज में हमसे पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ इतना बेसिक अभी समझ लीजिए और आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो जगह तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब अगर ज़्यादा जगह हम केवल ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के लिए करेंगे तो फिर हम छोटे सैटेलाइट या कहें छोटे वेपन्स को ही स्पेस में छोटी दूरी तक ही भेज पाएंगे। बट हमें भेजना कितना होता है? 4 टन से ज़्यादा के सैटेलाइट को, या हम कहें हमें काफ़ी दूर तक सैटेलाइट को भेजना होता है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, या कहें हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक। तो उतनी दूर तक जाने के लिए हमें फ्यूल ज़्यादा चाहिए, हमें ऑक्सीडाइजर ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी व्यवस्था जो सिंक्रोनाइज हो, मतलब कम जगह में ज़्यादा आ जाए, ठीक। तो कम जगह में ज़्यादा आने वाली चीज़ को ही क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्रायोजेनिक इंजन में हम लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होती है, काफ़ी सिंक्रोनाइज होती है। कहें कि काफ़ी कम जगह में काफ़ी ज़्यादा इसकी मात्रा वहाँ पे आ जाती है। अब सोचो, काफ़ी कम जगह में काफ़ी ज़्यादा मात्रा आ जाएगी तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसीलिए 4 टन से अधिक के सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी या कहें लो अर्थ ऑर्बिट में भी भेज सकता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब प्रश्न कई बार पूछ देता है कि लिक्विड ऑक्सीजन कितनी होती है, -183 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड हाइड्रोजन कितनी चाहिए, -253 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक। बाकी आपको बेसिक बातें पता हैं कि अंतिम चरण होता है तुलना में अधिक बल प्रदान करता है एवं अधिक कुशल होता है, ठीक। अब बात आती क्रायोजेनिक की, नहीं पूछ रहा है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साहब सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? तो सेमी क्रायोक इंजन क्या होता है कि ये तरल हाइड्रोजन की जगह पे मॉडिफाई केरोसिन, केरोसिन का मतलब जो मिट्टी का तेल आप गांव में लोकल लैंग्वेज में सुनते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। अब सोचो, हमने अगर हाइड्रोजन हटा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन कई बार महंगा पड़ जाता है, कई बार कॉस्टली पड़ जाता है, कई बार उतना स्पेस नहीं ले पाता जितना कि केरोसिन ले लेता है। तो आप बताइए, अब सैटेलाइट को ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा क्या फ़ायदा होगा? दूसरा फ़ायदा हमारे इन्वायरमेंट को होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन हाइड्रोजन की जगह पे मॉडिफाई केरोसिन का उपयोग करता है और साथ ही तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में करता है, जैसा कि वहाँ पे पहले ही करता था, ठीक। फ़ायदे क्या क्या होंगे तो आपको पता है, काफ़ी सारे फायदे होंगे। और एक बात और बता दें, यूपीएससी अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछे ना कि ये बताइए कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन के क्या क्या लाभ हैं, और ऑप्शन में आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑप्शन दे, तो चारों के चारों ऑप्शन सही ही होते हैं, क्योंकि आप फायदा बता सकते हैं लेकिन नुकसान बताने में काफ़ी वक्त लगता है। और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछती है। जैसे यूपीएससी ने 2019 के पेपर में पूछा था, या कहें 2020 के पेपर में पूछा था कि ड्रोन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या एग्रीकल्चर में फलानी चीज़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
तो ऑप्शन सारे ही सही होते हैं। ठीक है, इसमें परिष्कृत केरोसिन की आवश्यकता होती है जो तरल ईंधन से हल्का होता है। अब सोचो तरल ईंधन या कहें हाइड्रोजन से हल्का होता है एवं इसे सामान्य ताप में भी संग्रहित किया जा सकता है, मतलब इसे स्टोर किया जा सकता है। वही बातें हैं बेसिक। ठीक, तरल ऑक्सीजन के साथ केरोसिन रॉकेट को अधिक ऊर्जा देता है। अधिक ऊर्जा का मतलब अधिक ये थ्रस्ट उत्पन्न करेगा, और जब अधिक थ्रस्ट देगा तो न्यूटन के ग्रेविटी लॉ के अंतर्गत क्या रॉकेट उतनी ही तेजी ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, बाकी साइंस टेक आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेसिक से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तब और अच्छा लगेगा। ठीक है, परिष्कृत केरोसिन कम जगह घेरता है, जिसमें सेमी क्रायोजेनिक ईंधन डब्बे में अधिक प्रणोदक ले जाना संभव हो जाता है। प्रणोदक का मतलब ईंधन जितना ज़्यादा हम ले जा सकते हैं। ठीक है, थ्रस्ट जिसको बोलते हैं। पर्यावरणीय अनुकूल एवं लागत प्रभावी होता है। अब सोचो केरोसिन तो सस्ता ही होता है, 10 से 20 रुपये 30 रुपये लीटर में आपको नॉर्मल दुकानों में मिल जाएगा, बट हाइड्रोजन थोड़ा ना मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ा होगा, करंट में कई बार चर्चा में रहा था कि इंडिया में कुछ दिनों के लिए कोयले की कमी हो गई थी। तो कोयले की कमी क्यों हो गई थी, इसके क्या कारण थे, आपसे इंटरव्यू के पैनल में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कोयले की इतनी खदानें होने के बावजूद भी कई बार हमें कमी देखने को मिलती है, कारणों सहित इसके सुझाव बताएं। ठीक है, दूर करने के उपाय बताएं। तो आप पहले कारण बता दें, कौन कौन सी कमी के कारण हैं कि बिजली की मांग में जब वृद्धि हो जाती है तब कोयले की कमी देखने को मिलती है। ताप विद्युत संयंत्रों का जब बढ़ा हुआ हिस्सा होता है तब हमें कोयले की कमी देखने को मिलती है। जब बाढ़ एवं वर्षा आ जाती है तब हमें कोयले को कमी देखने को मिलती है। या फिर जब हम इंपोर्ट कम करते हैं, जैसे हम जापान से काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का कोयला इंपोर्ट करते हैं अपने बिजली संयंत्रों के लिए। यूपीएससी ने इस पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा है आपसे प्रीलिम में, बैक ईयर जब आप उठा के देखेंगे ज्योग्राफी में तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला है, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड में रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है, बोकारो है। आपको कोल घोटाला तो पता ही होगा, है ना, झारखंड के ही लोग फंसे थे उसमें। चलिए अगला देखते हैं, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट। यूपीएससी वैसे तो कई बार क्वेश्चन रिपोर्ट इंडेक्स ये से पूछती रहती है, बट अब कई बार से यूपीएससी नहीं पूछ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पूछेगी नहीं। तो इसलिए आपको रिपोर्ट पता होना चाहिए, और रिपोर्ट के लिए आप क्या करें कि एक लिस्ट बना लें। लिस्ट का मतलब जैसे छोटे छोटे पैड बना लें, और वो आप अपने सामने, जैसे आप जहाँ पढ़ाई करते हैं स्टडी टेबल के सामने, वहाँ पे उनको क्लिप कर लिया करें, ताकि जब भी आप सुबह उठें तो आपको वो चीज़ें बार बार रिकॉल होती रहें और आप कभी भूले ना। रटने को बैठोगे तो नहीं याद होगा, बट अगर आप रोज़ देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मेट्रोलॉजिकल, अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, सर ये हिंदी में बता दो। तो देखो, हिंदी में ये रिपोर्ट्स मत याद करना कोई भी, क्योंकि हिंदी उनकी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कई बार आपको ग्लोबल और वर्ल्ड को लेकर कंफ्यूजन मिलेगी। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जो ग्लोबल किसी और के द्वारा जारी की जाती हैं और वर्ल्ड रिपोर्ट किसी और के द्वारा जारी की जाती हैं। तो अब आप वैश्विक, विश्व, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे हिंदी में। तो इसीलिए इन रिपोर्ट्स को आप इंग्लिश में ही याद करें, और वैसे भी आप इंग्लिश कंपलसरी का पेपर देंगे तो बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना इंग्लिश में याद ही करना है कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या यूएन की बॉडी है। तो हाँ, ये यूएन की बॉडी है। अब सिंपल सा उत्तर आपको पता हो कि इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है आपका, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन जो है वो किसका विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है। अगला आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, यानी कि जिसको 200 नॉटिकल मील के द्वारा नोटिफाई किया जाता है बेस लाइन से, तो वहाँ पे मछली पकड़ना किसका विषय है, वो संघ सूची का। देखिए, जैसे ये मान लीजिए आप देखते हैं ये इंडिया का मैप है, तो ये थोड़ा सा ऐसा तिरछा बना हुआ है। यहाँ इसको सीधी लाइन कर दो, इसको बोलते हैं बेस लाइन। यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक ये जो क्षेत्र आता है जिसको EEZ बोलते हैं, यहाँ मछली पकड़ना किसका विषय है, संघ का।
बट अगर किसी स्टेट के अंदर, मतलब केरला के अंदर, सॉरी केरला नीचे है, केरला के अंदर अगर आप मछली पकड़ते हैं तो वो किसका विषय है, स्टेट का। तो दोनों डिफरेंस समझना, EEZ में अगर आप मछली पकड़ रहे हैं तो वो संघ का है, अगर आप किसी स्टेट की टेरिटरी के अंदर अगर आप मछली पकड़ रहे हैं तो वो स्टेट सूची का विषय है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अगला है यहाँ पे, भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून कौन कौन से हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप IFOS का इंटरव्यू दे रहे होते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित या फिर इंडिया से रिलेटेड आपका कोई सब्जेक्ट इन्वायरमेंट का है या आपने GS पढ़ा है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारी मूवमेंट्स चल रही हैं करंट में, तो आपसे इंटरव्यू का पैनल ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारत सरकार ने कौन कौन सी पहलें चला रखी हैं या कौन कौन से लॉज हमारे इंडिया में इस समय विद्यमान हैं। तो आपको पता हो कि हमारे यहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 है, वन संरक्षण अधिनियम 1989 है और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता है। लास्ट में दो और हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। आपसे इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है और आपसे इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको इसके अलावा याद नहीं रखना है। चलिए अगला आर्टिकल है लूसी मिशन के बारे में। लूसी मिशन किसका है, सिंपल सा पता हो, नासा का है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कहाँ भेजा जा रहा है, तो बृहस्पति ग्रह में ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह वास्तव में छोटे छोटे पिंड होते हैं। छोटे छोटे पिंड का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मार्स एंड जुपिटर के मध्य यानी कि मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। बट ट्रोजन क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, जो किसी एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। लाइक जैसे बृहस्पति है तो ये मान लीजिए बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति का ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पे जो बड़े बड़े इसी के चारों चक्कर लगा रहे हैं उनको हम बोलते हैं ट्रोजन, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आप कई बार जब साइंस टेक पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ आप पढ़ते होंगे, जैसे मालवेयर पढ़ते हैं, रैम्सवायर पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रोजन आप पढ़ते हैं। तो ये सब के सब एक तरीके के वायरस हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पाई वायरस जिनको बोलते हैं। अगला है प्रमुख चंद्रमा कौन कौन से हैं बृहस्पति में, जैसे आयो है, यूरोपा है, गैनीमेडे है, कैलिस्टो है, ठीक है। तो ऐसे ये एक तरीके के वहाँ के चंद्रमा हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे ना डीमोस और फोबोस, ये कहाँ के, ये जरा बताइएगा आपकी डीमोस और फोबोस क्या हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि एक तरीके का इसको हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये UNDP व ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है। मे भी आपसे ये तो ना पूछे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, बट आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या पूछेगा, इसके इंडिकेटर के बारे में, कि जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है उसमें किन किन इंडिकेटर्स को अपनाया जाता है। जैसे आप अभी 2 से 3 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आप देख रहे होंगे कि BBC में एक अफगानी बच्चे की पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा करंट में चर्चा में है। क्यों, क्योंकि वो इस समय कुपोषण का शिकार है। उसके चेहरे की झुर्रियाँ उसकी मासूमियत को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो मे भी आपसे क्वेश्चन भुखमरी सूचकांक के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स अपनाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन, स्वास्थ्य, ठीक है, जीवन स्तर, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है जीवन स्तर, ये हैं, ठीक। अब इसी में सब स्टैंडर्ड काफ़ी हैं। कैसे, शिक्षा के अंदर 2 आते हैं, स्कूली शिक्षा, नंबर 2 बाल नामांकन के वर्ष, ठीक है। स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर और पोषण, आपके ये कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। फिर बात आती है जीवन स्तर में, बिजली, फर्श यानी कि एक तरीके का पक्का मकान, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति। अर्थात एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि ये 10 इंडिकेटर के द्वारा ये शो किया जाता है कि वर्ल्ड लेवल पे भुखमरी का क्या स्तर है, ठीक है। तो आपको इतनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दे देगा राजनीति में उसकी
अभिरुचि या राजनीति में उसका नामांकन फालतू टाइप के, तो बता देना कि साहब इन चीज़ों को इसमें थोड़ा ना शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है शिक्षा से संबंधित। कई बार आपसे मेंस में क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा या कई बार ऐसे आपको लिखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप ये भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी एजुकेशन से संबंधित स्कीम चलाई हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल, पीएम ई विद्या, स्वयं प्रभा टीवी, स्वयं पोर्टल। यूपीएससी ने स्वयं पोर्टल पे 2015 और 14 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। काटोल क्या है? ये एक तरीके का उल्का पिंड है। आपसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा काटोल क्या है? क्या ये एक जापानी स्टैम्प पेपर है, या फिर ये एक तरीके का उल्का पिंड है, या एक तरीके की रसिया की पनडुब्बी है, या एक तरीके का कजाकिस्तान का एक प्रकार का क्षेत्र है? तो आप बता देंगे नहीं साहब ये एक तरीके का उल्का पिंड है। अगला क्वेश्चन है हीट वेव। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट में कहें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता हो हीट वेव क्या होती है? हीट वेव का मतलब ये होता है कि जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए उसको हीट वेव बोलते हैं, या सामान्य भाषा में आप कह सकते हो लू। ठीक है, जो कि आप गर्मियों के मौसम में देखते होंगे बहुत तेज चलती है। ठीक, ये प्रायः तब उत्पन्न होती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, प्रायः मार्च एवं जून में देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि लोग स्कार्फ वगैरह या एक तरीके से गमछा वगैरह डाल के घूमते हैं या छाता लगा के जाते हैं, तो एक तरीके का हीट वेव की ही स्थिति होती है। चलिए अगली रिपोर्ट है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसे इकोनॉमिस्ट एंड पीस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, अगली रिपोर्ट है एक और लॉस्ट एट होम। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है और मे भी आपसे फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाती है। यूनिसेफ क्या है? यूएन की एक बॉडी है जो चिल्ड्रन के यानी कि बच्चों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। अगली बॉडी है ओईसीडी के बारे में। ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अर्थात एक ऐसा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसमें आपस में लोग आके मिलके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को श्योर करते हैं। प्रश्न ये नहीं पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा कि क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो ना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओईसीडी अलग है, ओपीईसी अलग है, ये ओपेक है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस रखना हमेशा। चलिए कुल कितने मेंबर हैं? 36 इसमें मेंबर हैं। आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं। ठीक है, अगला है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान शब्दावली का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप बता देना वायु गुणवत्ता से या कहें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये सेव द चिल्ड्रन नाम का एक एनजीओ है, उसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। ठीक है, हो सकता है मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ये रिपोर्ट को आप लोग एक इंडेक्स बना के देखा करिए। ठीक है, जरूरी नहीं आपसे पूछेगा ही, बट रहेगा तो आप क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क ला सकते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किससे संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जर्मन वॉच के द्वारा। जर्मन वॉच एक तरीके का एनजीओ है या कहीं इसकी मैगजीन्स निकलती हैं। इससे अलावा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है सिलिकोसिस के बारे में। सिलिकोसिस क्या है? धूल से होने वाली मृत्यु को सिलिकोसिस कहा जाता है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को धूल या कहें डस्ट से प्रॉब्लम होती है। जैसे आजकल दिल्ली के रीजन में आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल और धुआं या कहें पराली के कारण देखने को मिल रहा है। साथ ही पोल्यूशन के कारण भी, क्योंकि वो आसपास अरावली से घिरी हुई है, कई सारे कारण हैं वहाँ पे पोल्यूशन होने के। बिल्डिंग्स भी कई सारे कारण को नोटिफाई करती हैं। तो उसी से संबंधित जो बीमारी होती है उसी को हम कहते हैं सिलिकोसिस की बीमारी। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संबंध किससे है? तो सिंपल सा पहले ये पता हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी निकाय है।
स्टैच्यूरी का मतलब सांविधिक, अर्थात आपको पढ़ा होगा आपने कि एक स्टैच्यूरी बॉडी होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसका संविधान के आर्टिकल में मेंशन मिलता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि भारतीय कैग के बारे में, भारतीय लेखा परीक्षा के बारे में, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है, तो इनको आर्टिकल में मेंशन किया गया है, और जिनको संविधान के अनुच्छेद में मेंशन नहीं किया गया वो कहलाते हैं स्टैच्यूरी बॉडी, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। तीसरी बॉडी एक और होती हैं जो कि पार्लियामेंट के या कहें राष्ट्रपति के एक अभिभाषण के द्वारा या नियम के द्वारा या कार्यपालिका के नियम के द्वारा गठित की जाती हैं, जो ना तो स्टैच्यूरी होती हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। जैसे आप पहले पढ़े होंगे योजना आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, और इस समय वर्तमान में नीति आयोग भी इसी से संबंधित है, जो ना स्टैच्यूरी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। चलिए अब इसी को देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में 1993 के अधिनियम द्वारा गठित हुआ, मतलब ये एक्ट के द्वारा आया। एक और चीज़ आप याद रख सकते हो ऐसे भी कि एक्ट के द्वारा जो चीज़ें आती हैं वो स्टैच्यूरी होती हैं, और आर्टिकल में जो मेंशन होती हैं वो एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, ठीक है। तो 1993 के अधिनियम द्वारा आया। बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, अर्थात इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 5। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कोई व्यक्ति रहा हो, उसे ही हम इसका अध्यक्ष बनाते हैं। अब एक जो क्वेश्चन और पूछा जाता है वो ये कि इसके लिए जो समिति गठित की जाती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, क्योंकि कई बार विवाद देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर या कहें जो सत्ता पक्ष की सरकार होती है वो अपने मन मुताबिक किसी भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को गठित करती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर करंट में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेट पीसीएस का या एसएससी लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको नहीं याद रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि वो समिति के अंतर्गत कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और यही समिति जब सिफारिश भेजती है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। हाँ, समिति होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो नाम रिकमेंड करती है, ठीक। तो पीएम होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान देना, ना कि सभापति। सभापति कौन हुआ, सभापति राज्यसभा का तो हुआ हमारा उपराष्ट्रपति, तो ये नहीं होता है, उपसभापति होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। अर्थात अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद करना कि एक तो लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा का उपसभापति हो गया, 2 4 हो गए, पीएम और हमारे होम मिनिस्टर, बस 6 ऐसे आपको याद रखना है। चलिए अगला इसमें देखते हैं क्या टेन्योर के बारे में। इनका टेन्योर है 3 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष या 70 वर्ष का क्या मतलब हुआ, 3 वर्ष या 70 वर्ष का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 68 वर्ष की उम्र में नियुक्त होता है, तो ऐसा नहीं कि वो 71 तक जाएगा, वो फिर 70 तक ही जाएगा, ठीक। और या फिर कोई व्यक्ति मान लो 61 में नियुक्त हुआ तो वो केवल और केवल 61, 62 और 63 तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इसलिए होती है, कई बार आपको बुक में लिखा होता है बट आपको पता नहीं चलता है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष या 5 वर्ष या 70 वर्ष का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि या तो आप 70 वर्ष के हो जाएं या तो आप 3 वर्ष कार्यकाल हो जाएं, ठीक है। 1 वर्ष से अधिक मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है। मान लो कोई ह्यूमन राइट का केस हुआ, सपोज कीजिए कि मान लीजिए 7 अक्टूबर को कोई केस हुआ, 7 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, और आप 10 अक्टूबर 2022 को कंप्लेन करने जाते हैं तो आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। आपकी कंप्लेन 7 अक्टूबर 2021 से लेके 6 अक्टूबर 2022 के मध्य की होगी तो ही सुनी जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला आर्टिकल है CICA, पूरा नाम है इसका कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है एक तरीके का सम्मेलन है जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डर किया जाता है। किस चीज़ से संबंधित है, 1992 में स्थापना हुई थी, पहला सम्मेलन 2002 में हुआ था।
27 कंट्रीज के मेंबर हैं और खास बात कि इंडिया इसका मेंबर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा CICA का क्या इंडिया मेंबर है, तो हाँ इसका इंडिया मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अलमाटी कजाकिस्तान में। एक काम करिए, जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, आपको मैपिंग खुद से कराई थी, लेकिन हम आपकी बार आपको क्या करेंगे कि मैपिंग की अलग से पूरी एक वीडियो सीरीज आएगी जिसमें 4 से 5 पार्ट में पूरी मैपिंग कवर कराएंगे, वो भी तब जब फरवरी के एंड में, ठीक। लेकिन अभी से आप लोग क्या करा करिए कि या तो आप अपना गूगल मैप ओपन किया करिए, या तो आपके पास एटलस जो होगा उस एटलस में कजाकिस्तान खोजिए और वहाँ पे अलमाटी को हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। तो इससे धीरे धीरे आपकी मैपिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ों को आप ढूंढने लगेंगे, ठीक है। वरना मैं तो चाहूँ तो आपको मैप दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब की बार आप भी कुछ खोजें जिससे चीज़ें आपको याद रहें, ठीक। तो आपसे शहर पूछ सकता है अलमाटी कहाँ का है, कजाकिस्तान का। नूर सुल्तान कहाँ का है, वो भी कजाकिस्तान का है, ठीक है। एशिया में शांति सुरक्षा स्थिरता लाना CICA का उद्देश्य है, बाकी आपको नहीं पूछेगा। 6वीं मीटिंग हुई है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन क्या, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। गति शक्ति आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्या उद्देश्य है इसका? पर्पज है लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित एवं बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन करना। अर्थात जितनी भी हमारे यहाँ भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम बिल्डअप कर रही है, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो या फिर ट्रेन को बढ़ावा देने की बात हो जिसमें फ्रेट कॉरिडोर के बारे में आप सुनते हैं, या फिर हमारे पोर्ट्स को लेकर सागरमाला परियोजना को लेकर कोई भी बात हो, उन चीज़ों को एक साथ इंटरलिंक करते हुए देश में इकोनॉमी को बूस्टअप करना, ठीक है। चाहे वो इंडस्ट्रियल गलियारे जैसे आप पढ़ते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। 2 नए डिफेंस गलियारे, जैसा एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनना है, ठीक है। सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी, आप पढ़ते होंगे 16 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है, फाइबर कनेक्शन दिया जा रहा है, तो उसी चीज़ से संबंधित है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं, तो बहुत सारी हैं, याद ही नहीं रखना है, ठीक है। अगला आर्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुनमिंग डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, या कहें कुनमिंग घोषणा का संबंध किससे है। तो आपको पता हो कि इसका संबंध जैव विविधता से है या कहें बायोडाइवर्सिटी से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बायोडाइवर्सिटी। आपकी इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही है, आप वहाँ पे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो आपको और भी चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। CBD क्या होता है, कार्टेजना, नगोया, आइची, ये सब वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या ये कोई बाध्यकारी समझौता है, तो नहीं, कुनमिंग घोषणा कोई बाध्यकारी नहीं है। 30x30 संरक्षण लक्ष्य रखे गए हैं इसी से जो कि संबंधित हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। 30x30 का मतलब है 2030 तक पूरा करना कितने, 30 टारगेट्स को, ठीक है। जंजीबार द्वीप कहाँ पे, हिंद महासागर में। आप इसे भी अपने मैप में लोकेट करेंगे कि जंजीबार आइलैंड कहाँ पे है, हिंद महासागर में, ठीक है। जावन गिब्बन ये क्या है, ये मांस व व्यापार के लिए इनका शिकार किया जाता है। एक तरीके के जीव होते हैं जो केवल इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जावा इंडोनेशिया में। क्या भारत में पाए जाते हैं, तो नहीं, भारत में नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, भारत में हुलुक गिब्बन पाया जाता है। और एक बात आपको बता दें, UPSC ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था, क्या भारत में हुलुक गिब्बन पाए जाते हैं, तो हाँ, भारत में हुलुक गिब्बन पाए जाते हैं, जो कि एकमात्र गिब्बन प्राणी है भारत में, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है HAC के बारे में। HAC का पूरा नाम क्या है, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। नाम से समझ में आ रहा है कि लोगों को एक साथ जोड़ना, इन्वायरमेंट से संबंधित, ठीक है। भारत HAC में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स देश हो गया। ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। इसे वर्ष 2019 में कोस्टारिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्ष 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% लैंड और महासागर की रक्षा के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वकालत करना, जिसमें 30x30 लक्ष्य को शामिल किया गया है। अर्थात एक तरीके से हम कहें कि HAC से ही संबंधित है हमारी कौन सी, कुनमिंग घोषणा, जो आपने अभी पढ़ी थी, ठीक है। 70 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में 2, क्या कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि उत्पन्न भी यही करता है और यूज भी करता है, ठीक है। 2020 में भारत ने अपना पहला लेबल
कस्तूरी काटन प्रस्तुत किया था। मतलब ब्रांड एक हमने बनाया था जिसको नाम दिया था कस्तूरी काटन। और आपको पता होना चाहिए भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर कपास उत्पादन की शुरुआत हुई थी। अर्थात ये पुर्तगाली नहीं लेकर आए थे, ना ही अंग्रेज लेकर आए थे। हमारे यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से ही कपास की खेती होती रही है। ठीक है, अगला है गुड सैनिटेरियन स्कीम। गुड सैनिटेरियन का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे, लेकिन लोग अपनी जो कार है, अपना व्हीकल लेकर निकल जाते हैं और उस बेचारे पड़े हुए इंसान की मदद नहीं करते। सरकार ने सोचा कि अगर उस जो बीमार या कहें जो एक्सीडेंट होकर जो व्यक्ति पड़ा है, अगर उसको कोई व्यक्ति सही समय पर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, ठीक है, तो हम उसे गुड सैनिटेरियन के अंतर्गत 5,000 रुपये का इनाम देंगे, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर के अंदर उसे बचाना। क्योंकि उस टाइम पीरियड में लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर उसे मेडिकल फैसिलिटी मिलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तभी उसकी जान बच पाती है। और आप देखेंगे जब रिपोर्ट पब्लिश होती है तो हमारे यहाँ जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें बहुत ही कम लोगों को बचाते हैं। ठीक है, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसी को मोटिवेट करने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है। अगला है नोबल शांति पुरस्कार। वैसे तो कभी यूपीएससी नोबल शांति पुरस्कार में किसी के नाम नहीं पूछता है, बट अब कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम में पुरस्कार भी पूछ लिया, भारत रत्न भी पूछ लिया। हालांकि भारत रत्न को तो हमने करंट अफेयर्स में कवर कराया ही था, लेकिन क्रिकेट के बारे में नहीं कवर कराया था। ठीक है, और किसी ने भी नहीं कवर कराया था। तो देखते हैं इसमें नाम क्या क्या है। मारिया रसा एवं दिमित्री मुरातोव को प्रदान किया गया है। आप बस याद कर लेना कि इस बार जो नोबल का शांति पुरस्कार है वो किसे मिला है? मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव को मिला है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2020 में किसे मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। ठीक है, जो FAO का प्रोग्राम है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला आर्टिकल है हमारा जयप्रकाश नारायण को लेकर। जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन आप हमेशा सुनते होंगे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, तो वही हैं ये जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी खास बात, 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्ट्री में कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आप बता देना कि इसके संस्थापक साहब जेपी या कहें जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, सिकाडा क्या है? सिकाडा एक प्रकार की कीड़े की स्पीसीज है, मतलब कीड़े की एक प्रकार की प्रजाति है। बाकी आपको नहीं याद रखना कौन सा कीड़ा है, कैसा दिखता है, क्या नाम है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अगला और लास्ट हमारा आर्टिकल है भारतीय चंदन के बारे में। भारतीय चंदन पे पहला प्रश्न ये पूछेगा ये क्या है? ये एक शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क पर्णपाती वन का मतलब जो अपने पत्ते गिरा देता है शुष्क टाइम पे। ठीक है, विश्व व्यापार में 85% योगदान भारत का है। कहाँ पे पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे पाई जाती है भारतीय चंदन। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। एक और आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे ना, लाल चंदन। लाल चंदन अलग चीज़ है। ठीक है, उस लाल चंदन का उपयोग होता है जो उत्तेजक वर्धक दवाएं हैं उनको बनाने में। आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव का एक इशू आपको मिला होगा करंट में लगभग 2019 के टाइम पीरियड पे, और दूसरा इशू आप चाइना के संदर्भ में देखे होंगे जिसको लेकर फिर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी था। ठीक है, लाल चंदन को लेकर। तो अगला आर्टिकल लास्ट देख लेते हैं, करप्पुर कलमकारी पेंटिंग या कला कुरुचि लकड़ी की नक्काशी। तो इसे जीआई टैग मिला है, कहाँ की है? तमिलनाडु में। जीआई टैग का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेशन, अर्थात उस जगह की विशेषता को नोटिफाई करने के लिए। जैसे आप हमेशा पढ़ते होंगे रसगुल्लों के बारे में, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, आप खिलौनों के बारे में देखेंगे या आप ब्लू पॉटरी के बारे में जयपुर की उसको देखेंगे तो ये जीआई टैग मिलते हैं। ऑलरेडी हम जब आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट ही आपको कवर करा दी है, तो आपने वहाँ से कवर कर लिया होगा। तो इस तरीके से हमने अपनी इस करंट अफेयर्स की क्लास में अपने पार्ट 2 को कवर किया। अब हमारा इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें हम आपकी 15 अक्टूबर से आगे की करंट की घटनाओं को कवर कराएंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मिल गई है, आप वहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं और खुद का नोट्स बनाइए अपेक्षाकृत पीडीएफ निकलवाने के, क्योंकि खुद से जब आप लिखते हैं तो चीज़ें आपको याद होती हैं
और फिर इसी के जब आपको MCQ मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक रट जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।